आपके साथ अनुराग मुस्कान। और हमेशा की तरह इस बार भी एक खास मुद्दा जनगण मन में आज चर्चा का केंद्र होगा। लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है, इसीलिए सियासी दलों में शक्ति प्रदर्शन की होड़ रहती है। पटना में एनडीए के खिलाफ बने महागठबंधन ने आज बड़ी रैली की, लेकिन क्या इसमें जुटी भीड़ चुनाव भी जिताएगी? क्या इसके दम पर नीतीश और लालू जैसे नेता मोदी लहर को रोक पाएंगे? जनगण मन में आज इसी पर करेंगे बात। चले थे बिहार को ललकारने। अगर भीड़ को पैमाना माना जाए तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की ये साझा रैली विरोधियों की चुनौती को बढ़ाने वाली है। दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। महीने के बाद कहने को तो ये रैली पीएम मोदी के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए डीएनए वाले बयान के खिलाफ थी, लेकिन लालू ये संकेत देने से नहीं चुके कि रैली में आए लोगों में उनकी ताकत सबसे बड़ी है। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, और नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ। इस भीड़ की दुहाई देकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा कि वो जनता की नजरों से उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। उस वादे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मैं पूछना चाहती हूं, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा इससे भी ज्यादा नहीं गिर चुकी? पूरे बिहार का महागठबंधन के हर नेता का दावा है कि अब बिहार में उनका परचम लहराएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या भीड़ के इस पैमाने पर महागठबंधन की कामयाबी की भविष्यवाणी की जा सकती है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पटना के गांधी मैदान में बड़ी भीड़ जुटी हो। ऐसी रैलियां करने वाले लोग बाद में राजनीति के हाशिए पर भी जा चुके हैं। आज ये बिल्कुल हताश लोगों की, हारे हुए लोगों की, खींचे हुए लोगों की रैली थी, जिसमें न कोई विकास का मुद्दा था। सवाल यह है कि क्या रैली में आई भीड़ चुनाव जिताती है? मोदी के खिलाफ महागठबंधन में आखिर कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए, जनगण मन में हमेशा की तरह हमारे साथ जनता तो है ही, जनता का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जनता के साथ जनता के अलावा हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा दूं। संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, जो कि जुड़ चुके हैं। हम संबित पात्रा के पास जाएंगे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जाने माने। संबित पात्रा जी मुस्कुरा रहे हैं अभी से। नदीम जावेद हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। राजीव रंजन को आप देख रहे हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के बिहार स्पोक्स पर्सन। AK वाजपेयी हमारे साथ, एलजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। इसके अलावा चौधरी साहिब सिंह यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ, और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस डिबेट को मैं राजीव रंजन आपके साथ आगे बढ़ाना चाहूंगा कि भाई, अगर आपको मोदी जी को गिन गिन कर बुरा भला ही कहना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, इतनी बड़ी रैली करने की क्या जरूरत थी? अनुराग जी, इतनी बड़ी जनसभा का जो मैसेज है वो बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। अच्छे दिन तो आए नहीं थे, बुरे दिन शुरू हो गए। और जिस तरह से पूरी रैली गांधी मैदान, आप कहेंगे कि गांधी मैदान में रैली नहीं थी, रैली में पटना था। लोग सड़कों पर उमड़ रहे थे और जो संदेश था वो स्वतः स्फूर्त जो जन समर्थन महागठबंधन को मिला है, वो बिहार के गांव-गांव कस्बों से जो लोग आए थे उनके चेहरे पर वो देखा जा सकता था कि बिहार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के जरिए बिहार के 11 करोड़ लोगों को डीएनए के नाम पर जो गाली दी गई थी, उस गाली पर बिहार ने आज पलटवार किया है। और राजनीतिक तौर पर संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि गाली गलौज की भाषा और जो मध्ययुगीन बर्बर राजनीतिक शैली है नरेंद्र मोदी जी की, उसको जनता कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए आज के रैली के जरिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 रैलियों में जो कुल मिला के भीड़ थी, उससे ज्यादा अकेले पटना के गांधी मैदान की रैली आयोजित करके देश को ये जरूर बता दिया है कि अब नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की
जो गिरावट की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, उस पर एक जो बिहार के जागरूक मतदाताओं की मुहर है जी। वो आज लग गई है। अच्छा, मैं शक्ति सिंह यादव जी से सवाल करना चाहूंगा कि डीएनए वाले बयान पर पलटवार किया है बिहार की जनता ने, और आज पटना में रैली नहीं थी, रैली में पटना था, ये कहना है राजीव रंजन जी का। तो आपको लगता है कि भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील होगी? अगर भीड़ आ गई, महारैली हो गई, तो आपको लग रहा है आप जीत गए? ये क्या अभी से मानना ठीक रहेगा? ये पूर्वाग्रह ठीक है? ऐसा है कि भीड़ जो था ये बिहार ऐसा मोदी जी ने आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। शक्ति सिंह यादव जी, मैं इस दिक्कत को दूर कराता हूं, आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कराता हूं, उसके बाद आपका रिएक्शन लेता हूं मैं। संबित पात्रा, क्या खूब जवाब दिया राजीव रंजन जी का कहना है बिहार की जनता ने मोदी जी के डीएनए वाले बयान का, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो डीएनए का मतलब समझिए। डीएनए का मतलब है डेवलपमेंट नहीं आया। सुबह से शाम तक डीएनए डीएनए डीएनए, बाल काटो, नाखून दो, ये सब क्यों कर रहे हैं नीतीश जी? क्यों कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी? क्यों कर रही है सोनिया जी? अगर डेवलपमेंट लेके आते ना तो सुबह से शाम तक डेवलपमेंट के मंत्र का माला जपते कि देखिए ये पुल बना दिया, ये डेवलपमेंट होता है, देखिए ये स्कूल बना दिया, ये डेवलपमेंट होता है, देखिए इतने लोगों को नौकरी दे दी, ये डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट नहीं होता है ना, डेवलपमेंट नहीं आया डीएनए, तब आप नाखून और बाल देके उसकी राजनीति करते हैं। और वो आज हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता ने देखा है। जिसको आप महागठबंधन का स्वाभिमान रैली कह रहे हैं, मैं उसे मानहानि रैली कहता हूं। आप बताइए, आज सोनिया गांधी जी, मुलायम सिंह यादव के पार्टी से शिवपाल यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी से घिरे हुए थे नीतीश कुमार जी। ये बिहार का स्वाभिमान है। जिस बिहार ने 2014 में कांग्रेस को नकार दिया, खुद अपने विजन स्टेटमेंट में, इसी वर्ष जो विजन स्टेटमेंट 3 दिन पहले लागू किया है नीतीश जी ने, उसमें वो लिखते हैं 2005 में हम आके कानून का राज स्थापित किया हमने। मतलब खुद नीतीश कुमार मान रहे हैं कि 2005 से पहले कानून का राज बिहार में नहीं था। आप बताइए, क्या ये बिहार का स्वाभिमान है? क्या भ्रष्टाचारियों के साथ और आताताइयों के साथ, जिन लोगों ने गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी तक के चारा को नहीं छोड़ा, इन लोगों के साथ मिलके आप स्वाभिमान की बात कर रहे हैं? ये मरता क्या नहीं करता, ये टैगलाइन है, मरता क्या नहीं करता। उसके लिए आपको देखना चाहिए था इस रैली। ठीक है, संबित पात्रा, लौटूंगा आपके पास। नदीम जावेद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। नदीम जावेद साहब, क्या आपको लगता है कि महारैली में, स्वाभिमान रैली में जो भारी भीड़ आई है, ये आपको चुनाव जिता देगी और महागठबंधन में अब जो है वो जीत को लेकर के कोई पसोपेश नहीं रहा? आप अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी के एनडीए के बुरे दिन आ गए? अनुराग जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। 2-3 बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1 ये है कि देश की जनता के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन आज की जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस प्रकार से लोग निकलकर गांधी मैदान में पहुंचे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बिहार की जनता का मूड 2014 के लोकसभा चुनाव के माहौल से विपरीत है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में पैमाना क्या होना चाहिए। लोकतंत्र में किस प्रकार से लोग किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन का समर्थन और सहयोग करते हैं, वो सड़क पर निकलकर या कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर वो आकर अपने समर्थन का एक तरह से ऐलान करते हैं। तो आज जिस प्रकार की रैली हुई है, जिस प्रकार की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, लोगों में जिस प्रकार का जोश और उत्साह था, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ये पूरा गठबंधन इकट्ठा है। इस गठबंधन का जो चुनावी एजेंडा है, जो चुनावी नारा है, जो चुनावी मोड है, वो पूरी तरह से क्लियर है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल रहा नहीं, एक व्यक्ति का अधिनायकवाद दिखाई देता है, और एक व्यक्ति के अधिनायकवाद की बिहार के अंदर जो लड़ाई है, उसके खिलाफ ऐसा लगता है कि बिहार की आम जनता लामबंद हो गई है। खैर, एक व्यक्ति के अधिनायकवाद की परिभाषा आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आपके आकलन से कितने संतुष्ट हो सकते हैं बाकी के मेहमान, वो मैं जानूंगा। नदीम जावेद साहब, लौटेंगे आपके पास। मैं चौधरी साहिब सिंह आपका रुख करूंगा। आज समधी साहब ने मिमिक्री अच्छी की आपके, लेकिन काम की कोई बात की क्या? आपको लगा कोई काम की बात की उन्होंने?
नहीं, काम की बात हुई है, सब बिना काम की बात कहाँ हुई है, सारे काम की बात हुई है। देखिए सवाल ये है, मिमिक्री करके सोनिया जी को हंसाया बहुत उन्होंने। अनुराग जी देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीति खाली बातों पे, वादों पे चली गई है और जनता के लिए करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। स्थिति ये देखिए, जिस समय 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो जितने वादे गए जनता को, जितने अपने दिखा गए कि 10 लाख का 30 दिन के 15 लाख रुपए, सबको रोजगार, 24 घंटे बिजली, अपराध मुक्त भारत, तो इस तरह से पेश किया कि मोदी जी को वोट देने से, उनके नाम पर पी को वोट देने से ऐसा वर्ग बना के देश के लोग सब जैसे स्वर्ग आगे कोई छिड़े दरक नहीं, तो इसका वातावरण किया गया। लेकिन उसके बाद 1.5 साल जो केंद्र की सरकार को हो गया है, केंद्र की सरकार न किसी को रोजगार दे पाई है, न केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश लगा पाई है, न महंगाई रुक पाई है। तो इस देश में किसी तरह का कोई बदलाव जो है मोदी जी की 1.5 साल की सरकार में इस देश में नहीं आया। तो ये जो वातावरण है, अरे आप मोदी जी पे कहां पहुंच गए, तो स्वाभिमान रैली पर बात कर रहे हैं। नहीं, जनता निराश हो रही है। नहीं, वो भी चुनाव उससे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता निराश हो रही है। 1.5 साल में ही इस जनता, इस सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति इस देश की जनता का मोह समाप्त हो गया है। और अब जनता ये चाहती है, चाहे वो किसी प्रदेश का चुनाव, जनता बदलाव चाहती है और अब इनके साथ जनता चलने वाली नहीं है। जहां तक महारैली का सवाल है, महारैली में लोगों ने उत्साह दिखाया है। ये लोगों का इजरार करने का एक तरीका है लोकतंत्र में। लोग इकट्ठा हुए, जिस तरह की जो है मोदी जी जो रैली करकाए, उन्होंने बिहार के संबंध में या बिहार के नेताओं के बारे में जो टिप्पणियां की हैं, तो उससे जो है वहां के लोगों में जो नाराजगी थी उसका उन्होंने इजरार किया है। और आने वाले चुनाव में इन्हें पता लगेगा कि वहां से जो है बीजेपी का जो है कोई कुछ वहां बढ़ने वाला नहीं है बिहार में। ठीक है, ए के वाजपेयी साहब, आज लालू प्रसाद यादव जी ने मिमिक्री तो अच्छी की ही, साथ ही साथ उन्होंने एक डायलॉग पासवान साहब पर भी मारा। उन्होंने कहा कि पासवान जैसा मौसम वैज्ञानिक नहीं देखा। तो उसका जवाब तो पासवान जी ने खुद ही दिया है कि उन्होंने कहा है कि हमने जेल वैज्ञानिक कोई नहीं देखा। और आप याद करें, जब लालू जी जेल में बंद थे तो वो हमारे नेता ही का काम था कि सबसे पहले जाके मान सम्मान जेल में आके उनका हालचाल पूछा, उनसे मिल के आए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने क्या बयान दिया, किसने क्या बयान नहीं दिया। सवाल यहाँ बड़ा गंभीर है कि बिहार की जनता विकास चाहती है या बिहार की जनता फिर दोबारा से वही लालू जी के जंगल राज में, जातिवाद में, सांप्रदायिकता का स्लोगन देके उस भुलावे में बहकना चाहती है। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि बड़ी भारी भीड़ हुई। मैंने खुद चैनलों पे देखा है कि जो जनता ये चाहते थे कि आएगी 5 लाख 6 लाख, वो आज मैदान खाली पड़ा हुआ था। हाँ, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भीड़ होती तो हम बात समझ सकते थे कि बिहार की जनता कुछ इनकी तरफ आकर्षित है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप ये भी भूल जाएं कि लालू जी का जो वोट बैंक पहले कब हुआ करता था, मुस्लिम और यादव, वो दोबारा से इंटैक्ट हो जाएगा, इनको गठबंधन को जिता देगा। अब वो जो मतदाता है वो परिपक्व हो चुका है, वो चाहता है कि विकास हो और विकास दिख रहा है उसको। मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे वो निभा रहे हैं। 1,65,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है, नीतीश जी कहते हैं वो रीपैकेजिंग कर दी। अरे भाई, कौन सी रीपैकेजिंग कर दी, बताओ तो सही कम से कम। एक पॉइंट तो बताइए कि ये पैसा पहले का सैंक्शन था और ये इसमें गलत तरीके से ऐड कर दिया। देखिए, ये प्रेरोगेटिव सेंटर का होता है कि किस स्टेट को कितनी मदद दी जाएगी, उसका एक बाकायदा प्रोसेस है और वो कई प्रोसेस से गुजरता हुआ जब वो फाइनल हुआ है, इसीलिए उसमें 14 महीने लगे। और उन्होंने जैसे ही वो फाइनल हुआ, मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट कर दी। ठीक है। दूसरा सवाल डीएनए का है। डीएनए शब्द को अगर आप देखेंगे मोदी जी के भाषण में, ठीक है, वो डीएनए का संबित पात्रा ने बता दिया और डीएनए की बात, राजनीतिक डीएनए की बात थी और डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी संबित पात्रा ने एक नया टर्म ये दिया। विनोद अग्निहोत्री साहब, क्या आपको दम नजर आता है महागठबंधन में मोदी के खिलाफ? जब वो बातें करते मोदी के खिलाफ ये खड़ा हुआ महागठबंधन, कितना आज आपको इसमें ताकत नजर आई? देखिए, सबसे पहली गठबंधन में मोदी के खिलाफ जब वो बातें करते मोदी के खिलाफ ये खड़ा हुआ महागठबंधन, कितना आज आपको इसमें ताकत नजर आई? देखिए, सबसे पहली ताकत तो उस गठबंधन की ये है कि अभी तक हम सब ये मान रहे थे, मीडिया भी कह रही थी कि लालू और नीतीश एक मंच शेयर नहीं करेंगे, कांग्रेस साथ में नहीं जाएगी, लेकिन आज वो तीनों दिखाई पड़े। समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे थे। सोनिया तो शायद पहली बार नजर आए, नीतीश सोनिया पहली बार नजर आए और लालू और नीतीश भी पहली बार सार्वजनिक चुनाव मंच पर नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ रहे और तीनों एक साथ नजर आए। और समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधित्व उसमें रहा, शिवपाल जी वहां पर थे। तो कम से कम ये चारों दल एक साथ एक मंच पर थे, तो एक ये संकेत देने में महागठबंधन की रैली सफल रही कि भाई चुनाव को लेकर कोई दुविधा नहीं है, हम चारों एक साथ हैं।
ये एक संशय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मन में और बिहार के मतदाताओं के मन में दूर किया। तो ये एक आप कह सकते हैं एक मजबूती है या उसकी उपलब्धि है, सफलता है। नारे और भाषणों पर मैं नहीं जाऊंगा, भाजपा अपने नारे लगाती है, गठबंधन के नेता अपने नारे लगाते हैं, मोदी जी डीएनए की बात करते हैं, नीतीश जी उसका जवाब देते हैं, पात्रा जी उसको डेवलपमेंट नहीं हुआ वो कहते हैं, वो एनडीए की भी कोई परिभाषा हो सकता है राजीव रंजन जी बता दें कि नहीं दूंगा इस टाइप का कुछ भी, ये जुमलेबाजी, ये तो शब्दों की बाजीगरी ये नेता लोग करते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो ठोस बात है दरअसल क्या है, पूरा चुनाव और चुनाव का एजेंडा, दो कार्ड ऐसे हैं जो भाजपा और महागठबंधन के बीच में समान है। गवर्नेंस का कार्ड नीतीश कुमार का भी है और गवर्नेंस का कार्ड मोदी जी का भी है। दोनों अपने अपने चैंपियन है गवर्नेंस के और डेवलपमेंट के मॉडल के। दूसरा कार्ड है ओबीसी कार्ड। ओबीसी कार्ड चूंकि मंडल राजनीति की उपज नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, तो और समाजवादी पार्टी भी है, तो मंडल राजनीति का कार्ड उसी तरह से इनका अपना है जैसे मंदिर राजनीति का कॉपीराइट भाजपा का है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग का कार्ड और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चल चुकी है, ये बात करके कि भाई पिछड़ा प्रधानमंत्री, पिछड़ों की सदी, पिछड़ों का दशक, खुद मोदी जी ने अपनी नीची जाति का उदाहरण दिया, बहुत सारे कारण दिया, और अब अमित शाह जी ने कहा कि पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री, तो पिछड़ा कार्ड जो है वो भी बराबर का हो गया। अब तीसरा कार्ड जो महागठबंधन ने उठाया है वो है बिहार स्वाभिमान का कार्ड। चूंकि डीएनए वाले बयान को लेकर के ये कुछ वैसा ही है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और गुजरात में सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोल के आई थी, तो उन्होंने उसको गुजराती अस्मिता और जो गुजराती अस्मिता को हिंदू अस्मिता से जोड़ दिया था और वो एक कार्ड चला था। और आप याद कीजिए गुजरात के चुनाव हमेशा नरेंद्र मोदी जी 6 करोड़ गुजराती की बात करते थे, 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे, यानी वो पूरा चुनाव गुजराती अस्मिता हिंदू अस्मिता बनाम लड़ते थे और उसके बाद उसमें विकास की चाशनी और विकास का एक पेंट भी आता था। तो कुल मिलाकर के उसी कार्ड को बिहार स्वाभिमान का कार्ड बना करके नीतीश कुमार और लालू यादव और महागठबंधन इस बार नरेंद्र मोदी जी के जो एनडीए है उनके नेतृत्व में उसका मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। ये 3 मुद्दे इस रैली से यानी संबित पात्रा आप मानते हैं कि जो मोदी जी से सीखा उसका इस्तेमाल, उस अस्त्र का इस्तेमाल मोदी जी पर ही कर रहे हैं अब महागठबंधन के नेता? देखिए मुझे तो नहीं पता है, मगर अगर ये बात सच है कि मोदी जी के कार्ड को नीतीश जी खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं कह दूं, दूसरों के कार्ड चुरा के खेलने से जीत नहीं होती है, मात मिलता है। तो इसलिए दूसरों के कार्ड या अस्त्र चुराए नहीं। नंबर 1, आप देखिए आज मंच पे हम क्या देख रहे थे, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, शिवपाल यादव, तीनों ने एक सेंटेंस कहा, काला धन कब आएगा। आप बताइए, काले धन के जो सबसे बड़े बड़े जनरेटर हैं, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो पूछ रहे थे काला धन कब आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे लूटने के बाद चोर फिर से देखने आता है कि पुलिस पीछे आ रही है या नहीं आ रही है, या पुलिस की रणनीति क्या है, और ये हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता सब ऑब्जर्व कर रही है। बार बार काला धन, काला धन, कौन लोग पूछ रहे हैं काले धन के बारे में? पूरे देश को लूट लिया, गाय भैंस बकरी तक का चारा नहीं छोड़ा, और काला धन कह के हम लोग को चिढ़ा रहे हैं, देश को चिढ़ा रहे हैं। और देखिए आज मंच पे एक साथ परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और अपराधवाद, ये तीनों एक साथ बैठे थे। भ्रष्टाचार को और परिवारवाद को बढ़ावा जो है वो खुद आदरणीय सोनिया जी दे रही थी, भ्रष्टाचार और अपराधवाद को बढ़ावा खुद आदरणीय लालू जी दे रहे थे, और अहंकार को बढ़ावा खुद नीतीश जी दे रहे थे। आप बताइए क्या ऐसी ताकतों से, ऐसे रथ यात्री से रथ आगे बढ़ सकता है? और 10 सेकंड में अंत में मैं इतना कह दूं, 2 तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। एक वो लोग जो किसी भी कीमत में बिहार को विकास के पथ पे आगे लेने के लिए आमदा है, और दूसरे वो लोग जो किसी भी कीमत पे एकजुट होकर इस रथ को रोकने के लिए आमदा है। बताइए, रथ आगे ले जाना उचित है या रथ को रोकना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल। नदीम जावेद आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, मैं 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो संबित पात्रा जी से मैं उम्मीद कर रहा था कि गंभीरता से रखेंगे। काले धन की चर्चा इसलिए होती है संबित पात्रा जी, और भारतीय जनता पार्टी से लोग इसलिए सवाल करते हैं कि लोकसभा के चुनाव के समय देश में घूम घूमकर आज के प्रधानमंत्री ने, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी ने देश की जनता से वायदा किया था। आपके जो तत्कालीन आज की डेट में जो गृह मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर काला धन इस देश के अंदर वापस आ जाएगा, 15 से 20 लाख रुपए यूं ही आपको मिल जाएंगे।
ये वायदा देश की जनता से आपने किया था, इसलिए विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि देश की जनता से जो आपने वायदे किए थे उन सवालों को उठाएं। आप विकास की बात करते हैं, कई लोगों ने बिहार के विकास की चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र और उनके सहयोगी। एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछ लूं कि आपने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया था, नीतीश कुमार जी ने उसका ब्रेकअप दे दिया है कि 87% धन पुराना है। देश के प्रधानमंत्री अगर बिहार में जाकर बिहार की जनता को और देश की जनता को गुमराह करेंगे, सच्ची बात नहीं करेंगे, झूठ बोलकर जैसे लोकसभा के चुनाव में जनादेश लिया था, उसी प्रकार का जनादेश अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से हम इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते हैं। ठीक है नदीम जावेद साहब, आपने जो सवाल उठाया उस पर संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं यहां पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राजीव रंजन भी हमारे साथ है, संबित पात्रा अपना जवाब देंगे और एक अहम सवाल राजीव रंजन से मैं पूछूंगा, साथ ही स्टूडियो गेस्ट और जनता हमारे साथ है, जनता के भी सवाल होंगे और जनता के सवालों का जवाब भी तमाम प्रतिनिधि यहां पर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनगणमन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले नदीम जावेद साहब ने अपना पक्ष रखा था और उस पर संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे थे। संबित पात्रा जी, बहुत ही संक्षिप्त में नदीम साहब के सवाल का जवाब दे दीजिएगा, मुझे राजीव रंजन जी के पास भी जाना और स्टूडियो में हमारे दर्शक भी हैं इस वक्त। नहीं, देखिए मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि आप केवल इस छवि को ही एनलार्ज कर दीजिए जिसमें सोनिया जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश जी एक साथ दिखते हैं। क्या इस छवि के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहती है? कतई नहीं। आप किसी भी युवक से पूछ लीजिए, किसी भी युवती से पूछ लीजिए, क्या वो बिहार का ऐसा हश्र चाहता है जो ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं? और आखिरकार जो लोग आम और लिच्ची आपस में बांट नहीं सकते हैं, वो एक मंच को क्यों साझा कर रहे थे? केवल और केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बिहार के अस्तित्व को आगे ले जाना चाहते हैं। 60 वर्षों तक इन्हीं लोगों ने बिहार पर शासन किया है, इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान पर शासन किया है, और कहां हिंदुस्तान और बिहार को लेकर गए हैं आप जानते हैं। जहां तक पैकेज का सवाल है, आप देखिए, अगर ये पैकेज जैसे कि नीतीश जी कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और आज कह रहे थे नकली नोट है, तो ये नकली नोट को और ये चूहिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों रखे हुए हैं? 2,70,000 करोड़ रुपए नीतीश जी बोलते हैं मैं अब निकालूंगा। मेरा प्रश्न है राजीव रंजन जी से, अरे इतना पैसा था 2,70,000 करोड़ रुपए, तो उसे दबाकर क्यों बैठे हुए थे? उसको खर्चा क्यों नहीं कर रहे थे? जब खर्चा करने का वक्त था उसको दबा के बैठे हुए थे, और अब चुनाव आ गए तो बोल रहे मेरे पास 2,70,000। चलिए इसी सवाल को लेकर राजीव रंजन के पास जाते। राजीव रंजन, नीतीश कुमार ने कहा कि 14 महीने से बिहार की याद नहीं आई, अब जब चुनाव सर पे आया तो बिहार की याद आई। यही सवाल उल्टा अब संबित पात्रा आपसे पूछ रहे हैं कि इतना पैसा अगर नीतीश कुमार दबा के बैठे थे तो उससे विकास क्यों नहीं कर लिया, बिहार के विकास में क्यों नहीं लगा दिया? अब बिहार के चुनाव आए तो वो पैसा याद आया। सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से अनुराग जी आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिनको आपने सबसे गालियां सुनवा दी, उसके बाद कम से कम उनसे उनकी प्रतिक्रिया को पूछने का एक अवसर मिल गया है। चलिए ठीक है, इस पूरे फॉर्मेट को देख लीजिएगा और जनता दल यूनाइटेड के लिए आपने कितना वक्त निकाला ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है अनुराग जी, भाषाई हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित तौर पर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी राज्य को गाली देते हैं, राज्य के निर्वाचित नेता को ठग बता रहे हैं संबित पात्रा जी। मैं नहीं जानता कि राजनीति में इनकी बिसात क्या है, लेकिन 40 वर्षों के संसदीय जीवन में नीतीश कुमार जी ने देश और राज्य को कई महत्वपूर्ण क्षमता में नेतृत्व देने का काम किया। लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक राज्य की अगुवाई की, देश के शीर्ष के प्रशासनिक पदों पर रहे, लेकिन येदियुरप्पा की पार्टी के नेता हैं ये वसुंधरा राजे जी के पार्टी के नेता हैं, ये नेता हैं भगोड़े की मदद करने वाली सुषमा स्वराज जी की पार्टी के, थोड़े हैं ये मुंडे की पार्टी के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मध्य प्रदेश, राजस्थान और बेंगलुरु के चुनाव में नतीजे आ गए हैं, वहां मत जाइए। बहस करते हैं, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। और अनुराग जी अगर इस तरह से बहस कराइएगा, बेअदबी की माफी चाहूंगा, ऐसे बहस में हम लोगों को मत बुलाइए।
जहां इनकी बात हम सुनते हैं, इनको बोलिए संयम रखें। ठीक है, आप ये बोलिए। राज्य के लोकप्रिय नेता को ठग बता रहे हैं और आप आधिकारिक तौर पर आप आपत्ति नहीं जता रहे हैं। पैकेज झूठा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, 2,70,000 करोड़ रुपए। हाँ, मैंने पूछ लिया। संबित जी जवाब दे रहे हैं। राजीव रंजन को जवाब देने दीजिए। जो कोई पूछेगा नहीं कुछ। राजीव रंजन को जवाब देने दीजिए, सवाल पूछा है मैंने। और संबित पात्रा जी आपकी हैसियत के बाहर है, आपकी हैसियत के बाहर है कि नीतीश कुमार जी के बारे में इतने घटिया अल्फाजों का प्रयोग आप करें। अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो गरीब गुरबा हैं, हम जानते हैं हमारी कोई हैसियत नहीं है। नहीं सिखाया। अगर आप तो बताइए, आपके जो अमीर नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास इतना पैसा था तो खर्चा क्यों नहीं कर रहे थे? मर्यादा की, मैं लोकतांत्रिक मर्यादा की नसीहत आपको दे रहा हूं। बहस में बराबर शब्दों के चयन में सावधानी बरतिए। राजनीति में लंबी दूरी तय कीजिएगा। और ये क्यों बराबर शब्दों के चयन पे नीतीश कुमार जी से हिसाब मांगना, इसमें शब्दों की बेचैनी कहां से आ गई? क्या नीतीश कुमार जी हिसाब से बड़े हैं? आप वो ईश्वर हैं क्या कि हिसाब नहीं देंगे? उनसे कोई हिसाब नहीं मांग सकता है। पात्रा जी नहीं, हम डॉक्टर हैं तो हिसाब मांगेंगे, जनता भी हिसाब मांगेंगी। 2,70,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे दीजिए। छोड़िए ना डॉक्टर कौन है, वकील कौन है। संबित पात्रा जी, डीएनए का मतलब क्या होता है? आप डॉक्टर हैं, वो इस हैसियत से आपसे पूछना चाह रहे हैं। अरे ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी भाई। मेरे पास ये पैसा है और हम हिसाब भी नहीं मांगे। हम तो 10 वर्षों का हिसाब दे रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर हैं। राजीव रंजन पूछना चाह रहे हैं डीएनए का मतलब क्या होता है? किसी की बात समझ नहीं आएगी भाई। मेरे पास ये पैसा है और हम हिसाब भी नहीं मांगे। हम तो 10 वर्षों का हिसाब दे रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर हैं। राजीव रंजन पूछना चाह रहे हैं डीएनए का मतलब क्या होता है? तो मैंने तो कहा डीएनए का मतलब डेवलपमेंट नहीं आया। अगर डेवलपमेंट आ गया होता तो आज नीतीश जी सुबह से ठीक है, बता दिया आपने। राजीव रंजन जी, चूंकि डेवलपमेंट नहीं किया है इसलिए डीएनए नाखून बाल ये सब कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, डेवलपमेंट नहीं आया, डीएनए का मतलब ये बता रहे हैं। 15 महीने में इस देश की जो मुसीबतें आपने बढ़ाई हैं, इनके डीएनए का ज्ञान जनता ने इनको बता दिया। आज रैली पटना में हुई नहीं है, रैली में पटना था और ये संदेश स्पष्ट है। संबित पात्रा, नितिन गडकरी, ओपी धनखड़, पटना के स्वाभिमान को इस तरह ठेस मत पहुंचाइए। पटना इतनी छोटी चीज नहीं है जो आपके एक रैली में समा जाए। पटना के स्वाभिमान को ऐसा ठेस मत पहुंचाइए। तड़ी पार पटना इतनी छोटी है क्या कि आप 4 नेताओं की रैली में पटना समा जाएगा? लोगों के संदेश को समझिए। पाटलिपुत्र को कैसे आंक दिया बताइए? लालू प्रसाद यादव के आह्वान पे पाटलिपुत्र समा जाए, ये पाटलिपुत्र का इतिहास है। ये पाटलिपुत्र का इतिहास है। लग रहा है आपको? अपने नेताओं के बारे में चिंता कीजिए। व्यापम घोटाले में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं। चले जाते हैं, चारा घोटाले में आइए। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं, मुर्गी तक टीडीपी के साथ व्यापम गपैया लगा रहे हैं। कहाँ व्यापम और चारा घोटाला पहुंच गया? पहले पंजीकृत भ्रष्ट नेता लालू प्रसाद यादव जी, पहले डिस्क्वालिफाइड नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, विकास के साधन एक एक करके अब चल नहीं एक करके और व्यापम क्या कर रहे हैं? नाकारों की सरकार है आपकी, निकम्मों और नाकारों की सरकार है। मोदी सरकार निकम्मों नाकारों की सरकार है। चलिए, आपने ठग बोलने का बदला ले लिया। इन्होंने आपको ठग बोला, इन्होंने नीतीश कुमार को ठग बोला, आपने निकम्मा नाकारा बोलकर बदला ले लिया। हिसाब बराबर हुआ राजीव रंजन। अब मेरे पे कोई बात नहीं आएगी। चलिए, संबित पात्रा, लालू ने यह भी कहा है कि जिस यादव को भैंस नहीं पटक पाई उसे मोदी क्या खाक पटकेंगे। तो ठग शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, उन्हें लगा भाई आपने किया, उन्होंने साफ बोला। अरे हिसाब देना गुनाह है क्या? ईश्वर है क्या वो? अच्छा ठीक है, अब लालू की बात का जवाब दे दें। लालू ने कहा है कि जिस यादव को भैंस नहीं पटक पाई उसे मोदी क्या पटकेंगे। संबित जी, क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी।
नहीं देखिए, ये भैंस इत्यादि की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव जी के प्रवक्ता से ही इसका उत्तर पूछिए। जातिवाद पे बिहार को बांट के अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो मैं याद दिलाऊं कि 2014 में ही इसी प्रकार सारी ताकतें इकट्ठी हुई थी विकास को हराने के लिए। 2014 में कौन हारा और जाति हम का सब बढ़ाने की देखा है। बात करते और हैं। अभी मैं अहंकार का भाषा नहीं बोलना चाहूंगा, मगर विकास की ही सर्वदा जीत होती है, याद रखिए। जाति के हैं। ठीक है, चलिए जनता का सशक्तिकरण ए के वाजपेयी साहब के पास चलते हैं। ए के वाजपेयी साहब, ठीक है राजीव रंजन जी, लौटता हूं आपके पास, बहुत पर्याप्त समय हमारे पास। भला नहीं होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के विदेश यात्राओं से भला नहीं होगा। ठीक है। ए के वाजपेयी साहब, अब चूंकि ये साबित हो चुका है कि रामविलास पासवान से अच्छा कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं है, तो ये भी बता दीजिए कि बिहार चुनाव को लेकर के मौसम का क्या अनुमान आप प्रस्तुत करेंगे? कहां ओले पड़ेंगे, कहां बादल गिरजेंगे, कहां बिजली गिरेगी, किसके घर पे बिजली गिरेगी, कहां सूखा होगा, कहां सूखा पड़ेगा? सूखा और मौसम की बात जो है वो दिख रही है, सारी जनता देख रही है उसको। मोदी जी ने 4 रैलियां की हैं, उन 4 रैलियों में जो उन्होंने वादे किए थे उसके बारे में विस्तार से बताया और धीरे धीरे वादे लागू होने अरे पर वो तो कह रहे हैं हमारी स्वाभिमान रैली वाले दिन ही जमीन अध्यादेश पर मोदी को घुटने टेकने पड़ गए। किस चीज के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं? कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हो रही है, ये राजनीतिक लड़ाई है। ये जनता को समझाने की जरूरत है, ये जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है कि बिहार का स्वाभिमान हो गया या डीएनए कह दिया तो ये हो गया। सवाल ये नहीं है, मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ कि नीतीश जी को, लालू जी को ये बताना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। एक एक करके बताइए कि कौन सा कारखाना बिहार में लगाया, कितने घरों, जब कितने घरों में बिजली पहुंची, कितने गांव अभी भी बाकी है बिजली से। एनडीए साथ रहा है, एनडीए साथ रहा। संबित पात्रा जी कह दें कि बिहार की भाजपा ने जब तक बीजेपी साथ था तब तक आपकी लगाम पूरी तरीके से ठीक कर रही थी। उसके बाद के जो डाटाज आए वो डाटाज खुद आप देखिए। वाजपेयी जी पता नहीं आप कहाँ से करते थे, नहीं वो तो आलोचना नहीं, लेकिन अब जो सामने चीजें आ रही हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं, जो सामने चीजें आ रही है वो तो विकास दिख रहा है कि कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है। आज नीतीश जी ने खुद माना कि भैया बिहार में जो है गर्मियों के दिनों में बिहार में सड़कें बनी, बिहार में कानून का शासन है। अरे वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि नीतीश जी ने खुद ही आज कहा है कि गर्मियों के दिनों में बिहार में क्राइम का रेट ग्राफ बढ़ जाता है। आबादी के हिसाब से दूसरा प्रांत है। और आज तो खुद ही माना उन्होंने। दिक्कत क्या है ना वाजपेयी जी, अपने दल के पहले सांसदों की छवि का भी ख्याल कर लीजिए। अरे वो तो आप अपनी छवि देखिए ना, दूसरों की छवि की बात करते हैं। आप अपने जवाब मिल जाएगा कि बिहार लालू प्रसाद जी के जंगल राज की छवि देखिए, एक जिसको सजा याफ्ता है उनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। छोड़िए उन बातों को, हमें जवाब इस बात का बीच में हमें लाना है। रिफॉर्म्स की रिपोर्ट देखिए। ठीक है राजीव रंजन जी, जनता के सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे। वाजपेयी जी मैं लौटूंगा आपके पास। चौधरी साहिब सिंह जी, एक बार फिर आप वैसे ही मजबूर नजर आ रहे हैं क्योंकि समधियाना हो गया है अब तो लालू जी का और मुलायम जी का, कि जो केंद्र के बारे में बाहर से समर्थन करते हुए आपको खामोश रहना पड़ता था और तमाशा देखते रहना पड़ता था। आपको नहीं लग रहा बिहार में भी आपकी स्थिति वही हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनुराग जी। देखिए अब तो महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है स्थिति। देखिए पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये जो बीजेपी है, ये जो बीजेपी के लोग हैं, इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है नागपुर में और वहाँ इन लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपका कहाँ है? कोई कुछ कहता रहे, इसके अलावा ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो ये नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। आपका चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। आपका सफाई में ट्रेनिंग? हमारा नहीं, हमारा तो जनता है। हमारा कहीं इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। दूसरी बात में साथ सुनने की बात सुने, आप बात नहीं सुनते, किसी बदतमीज आदमी है, किसी की बात नहीं सुनना चाहता। भाषा पर संयम रखें, कोई मतलब है इसका? मैं जानता हूँ आप पहलवान हैं, कह रहा हूँ ये किसी की बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन भाषा पर संयम रखिए। मतलब हम शांति से बात बाहर सुनने, देखिए समाजवादी पार्टी का डीएनए तो दिख गया। बात नहीं सुनना चाहता। आपको समाजवादी पार्टी का डीएनए का प्रदर्शन भी नहीं हो गया। देखिए और किसी की बात अगर मैं नहीं होता पर भी सवाल उठा देते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन आप भाषा पर संयम रखिए। आप देखिए यहाँ पे ये डीएनए के कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये डॉक्टर तो है ही ना, एनालिसिस करेंगे तो किसी की बात सुनने की भी इनमें क्षमता होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर है। देखिए आप सबको मारेंगे, पीटेंगे, खराब गाली देंगे। आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन किया डालिए। आप लोगों को ट्रेनिंग मिली, आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप झूठ बात कर रहे हैं, बात सुन लीजिए, घुमाते रहेंगे आप। सबने बात सुन लीजिए, ट्रेनिंग मिली हुई है, बात सुन लीजिए। आप किसी बात नहीं सुनना चाहते। आप लोग वैसे ही साहिब सिंह जी जो है पहलवान रह चुके हैं, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए सवाल ये हम कहना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं
देखिए, देश जो सवाल उठ रहे हैं, जो देश की जनता की स्थिति है, देश की के साथ जो हो रहा है, जिस तरह की बात, जिस तरह के वादे, जिस तरह का माहौल किया गया था, पाकिस्तान की बात थी। पाकिस्तान पे जो है कितने जो है रोजाना कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं, कितने हमले हो रहे हैं। कहा साहब हमें सरकार में आ जाएंगे तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। चीन रोज दावे कर रही है साहब हमारी ये सीमा है, ये सीमा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब देने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन बिहार के लोगों को इससे लेना देना नहीं, बिहार के लोगों को बिहार के विकास से मतलब है भाई। देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल जो 2013 में सर्वसम्मति से पास हो गया था, जिसमें बीजेपी के लोग अग्रणी थे, उस पर आज विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अब वो जो है उसे पास नहीं करा पाए तो अब कह रहे साहब वही स्वीकार है। तो इन लोगों की करनी और करनी में अंतर है। बिहार का जहां तक सवाल है, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जो है तरक्की कर रहा है, वहां विकास हो रहा है और आगे भी। तो फिर लालू की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें? अरे तो लालू ये होता राजनीति में चलता है, लोकतंत्र है, सोनिया जी की जरूरत क्यों पड़ी? लोकतंत्र में। अरे बिहार अगर तरक्की कर रहा था नीतीश जी के नेतृत्व में तो महागठबंधन की जरूरत क्या थी? अनुराग जी, कभी कभी ऐसी ताकतें उत्पन्न हो जाती हैं, ये जो बीजेपी के रूप में सांप्रदायिक ताकत, मतलब मानते हैं आप अकेले नीतीश पे लड़ सकते थे, मानते हैं आप अकेले नीतीश के लिए लड़ाई आसान नहीं थी मोदी के सामने? हाँ मानते, इसलिए जो है सांप्रदायिक ताकतों का इकट्ठा करने के खिलाफ जो है सब लोग इकट्ठा हुए, सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना। राजीव रंजन जी को बचाना है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि नीतीश अकेले काफी नहीं होते, इसीलिए लालू की जरूरत पड़ी आपको, सोनिया जी की जरूरत पड़ी आपको। ये बड़ा बयान दे दिया समाजवादी पार्टी ने। नहीं, आपने साहेब सिंह जी की बात का आपने गलत विश्लेषण कर लिया। मैंने कोई विश्लेषण तो साहेब सिंह जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, अगर नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता पर इतना भरोसा है, तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पप्पू यादव की कुंडी क्यों खटखटानी पड़ रही है? उनसे वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करने की अब एक दुर्भी संधि जिसको कहेंगे वो करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रामविलास जी मांझी की जरूरत क्यों पड़ रही है? रामविलास जी की मांझी की पहले से पड़ रही है, पहले से आते हैं भैया। तो आज रामविलास कहा कि आप लोग तो घूमते रहते हैं यार, आप लोगों का आप लोग क्वेश्चन चाहिए, आप लोग तो घूमते रहते हैं। सुन लीजिए, मुकाबला उन्हें कोई नहीं मिला, उन्हें उनकी पार्टी में कोई विकल्प नहीं मिला, तो आज 1.5 दर्जन उम्मीदवारों के रहते हुए भी नरेंद्र मोदी जी को खुद को दांव पर लगाना पड़ गया। अब यह अलग बात है कि यह दांव बहुत भारी है। नरेंद्र मोदी के चेहरे के पिटने के साथ बिहार की राजनीति से पूरे देश में थोड़ा आ सकता हूं क्या? भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चले, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। राजीव रंजन का ये मानना है। समाजवादी पार्टी का दूसरा ही मत है, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अकेले काफी नहीं होते, इसलिए उन्हें महागठबंधन बनाने की जरूरत पड़ी और वो महागठबंधन के नेता बने। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर और ले रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहां स्टूडियो में जो जनता मौजूद होगी उस जनता के सवाल होंगे और जिससे भी सवाल होंगे उनका जवाब होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जनगणमन में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब सवाल जनता के होंगे। मैं आपसे चाहूंगा एक एक करके आप सवाल पूछें और किससे आपका सवाल है वो भी बताएं। माइक ले लीजिए। हाँ, हेलो सर, मेरा आप ही से सवाल है। साहिब सिंह जी। हाँ जी सर, कहीं भी कुछ होता है सारा जो है ये घूम के मोदी जी के ऊपर ही सारी बात क्यों आती है? बिहार में इलेक्शन है, आप सब देख रहे हैं कि सब पार्टीज जो एंटी पार्टीज थी वो भी सब एक हो गई हैं, सब एक हो गई है ना। इट मीन्स क्या बिहार में मोदी फियर है? देखिए ऐसा है बहन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मोदी जी पे इसलिए आता कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मोदी जी ने चुनाव के दौरान जब लोकसभा का चुनाव आपने मान ही लिया वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो बात ही खत्म। मैं मना कर रहा हूँ, अरे प्रधानमंत्री तो है देश के, इसे कौन डिनाई कर सकता है? जनता ने चुना, इसे कौन डिनाई कर सकता है? प्रधानमंत्री है। मिस्टेक नहीं निकाल। बहन जी एक मिनट मेरी बात सुन ले, एक मिनट मेरी बात सुन ले। तो चुनाव के दौरान मोदी जी ने देश के लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे सपने किए थे, जो सपने दिखाए थे, ठीक है, उनमें से कहीं कोई जो है पूरा हुआ नजर नहीं। दूसरा सवाल होता रहा, दूसरा इसलिए जनता दूसरा सवाल 1.5 साल हो गया, सरकार का 1/2 समय चला गया, 1.5 साल हो गया, पूत के पांव पालने में पिछड़ जाते बहन जी, सरकार का 1/4 समय चला गया। कर देंगे कि कल को मैडम टाइम की कमी है, महागठबंधन आता है तो ये बिहार पर हम लोग कर रहे बात। बिहार में विकास का कार्य चल रहा है, बिहार में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नदीम जी से और राजीव रंजन जी से है। अभी जो आज की जो रैली थी, इन्होंने स्वाभिमान रैली का जो आयोजित किया था पटना में और सारे नेता इकट्ठे थे। क्या बिहार की जनता इतनी भोली है और ये समझ नहीं रही है कि बीते आज 25 सालों से लालू, नीतीश,
राउड़ी जीतन राम मांझी इन्हीं का शासन रहा। उसमें से सिर्फ जीतन राम मांझी आज मंच पर नहीं थे, बाकी ये सभी थे। केंद्र में भी आज 25 सालों से, कई साल से शुरू से ही कांग्रेस है, लेकिन वर्तमान में 25 साल से कांग्रेस भी थी। क्या इन सबको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए? और आप भी सवाल पूछ लीजिए अपना। सर, आप भी सवाल आज 1.25 साल के अंदर इन सबको सारी जरूरतें चाहिए बिहार के लिए, क्या ये उचित है? ठीक है, एक सवाल और लेते फिर जवाब ले लेंगे। संक्षिप्त सर, मेरा सवाल निरंजन जी से है। ये जो राजनीति खेल रहे हैं लोग, तो क्या इसमें विकास की भलाई या 60 साल से क्या जिस तरीके की राजनीति राजीव रंजन बिहार में महागठबंधन के बहाने चल रही है, उसमें बिहार का विकास हो पाएगा, आपको ये लगता है? और एक सवाल विशेष राज्य पर आया था, संक्षिप्त सा जवाब दीजिएगा, समय से ओवर जा चुका हूं मैं। देखिए, सबसे पहली बात है, विकास हमारी प्रतिबद्धता है और ये चुनाव से जुड़ा सवाल नहीं है। 2006 में नीतीश कुमार जी विधानमंडल में प्रस्ताव लेकर आए और विशेष राज्य का दर्जा एक तार्किक परिणति में पिछली सरकार के दौर में पहुंच चुका था, रघुराम राजन कमेटी की अनुशंसाओं के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय बतौर उम्मीदवार राज्य की कई सभाओं में बोल चुके थे, वादा कर चुके थे, सत्ता में आएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विशेष राज्य दर्जा को चलिए राजीव जी, इससे आगे मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकता। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे। संबित, आपको भी वक्त नहीं दे सकता। हालांकि लालू जी के समधी के प्रतिनिधि साहिब सिंह ने मान लिया कि नीतीश अकेले लड़ने में शायद डर रहे थे, तो आपके कहने के लिए अब कुछ रह नहीं जाता। उन्होंने ये भी कह दिया प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का जनगण मन में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय पर फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ हाजिर होंगे जनगण मन लेकर। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।